लखनऊ के बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 की मौत, 30 लोग घायल। चेन बनाकर अंदर गए जवान, दीवार काटी, लोकेशन ट्रेस कर निकाले शव, 27 घायल। तेलंगाना सरकार पैरालंपिक पदक विजेताओं को देगी 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की घोषणा, सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। आज से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की उम्मीद। मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय बलों ने एंटी ड्रोन सिस्टम किए तैनात, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तेलंगाना में बाढ़ से 29 लोगों की मौत, राजस्थान के जयपुर अजमेर में सड़कें डूबी, 19 राज्यों में अलर्ट। डिजिटल अरेस्ट से 4 महीने में 400 करोड़ की ठगी, डॉक्टर, इंजीनियर और आईआईटी प्रोफेसरों को शिकार बना रहे ठग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में हर मिलाप टावर नामक बिल्डिंग गिरने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो माफ कीजिएगा, 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले में अब तक 28 लोग घायल होने की सूचना है, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह तथा समाजवादी पार्टी के सांसद आर चौधरी घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही घायलों से हालचाल लिया। इस दौरान जिलाधिकारी लखनऊ मंडल आयोग रोशन जैकब, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस, डीजीपी ईस्ट शशांक सिंह, एसपी कृष्णा सिंह, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से बात करेंगे, हादसे का जिम्मेदार कौन। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में हरमिलाप टावर नामक बिल्डिंग गिरने से अब तक 28 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह तथा समाजवादी पार्टी के सांसद आर चौधरी घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही घायलों से हालचाल लिया। इस दौरान जिलाधिकारी लखनऊ मंडल आयोग रोशन जैकब, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, डीजीपी ईस्ट शशांक सिंह, एसीपी कृष्णा नगर विनय द्विवेदी, सरोजनी नगर एसडीएम सचिन वर्मा, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तथा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर राहत रेस्क्यू लगातार चला रही है। घटनास्थल से मलबा हटाया जा रहा है। आपको बता दें, अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला और घटनास्थल पर सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह पहुंचे। दिल्ली से सीधा घटनास्थल पहुंचे विधायक राजेश्वर सिंह। ट्रांसपोर्ट नगर हादसे के घायलों का सहारा बने विधायक। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निजी व्यय से परिजनों को उपलब्ध कराई आर्थिक सहायता। अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। बता दें कि इस हादसे में अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बिल्डिंग गिरने की घटना पर विधायक ने दुख जताया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला है और अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली से सीधा पटना स्थल पहुंचे विधायक राजेश्वर सिंह। ट्रांसपोर्ट नगर हादसे के घायलों का सहारा बने विधायक। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ा हादसा हो गया। अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है।
और अब भी इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिसके लिए पुलिस टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ बिल्डिंग का मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी घटना हुई, जहां एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी और इस बिल्डिंग गिरने से अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बिल्डिंग ढह गई। इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी है। हादसे में बिल्डिंग के पास खड़ा एक ट्रक भी चपेट में आ गया। वहीं बिल्डिंग गिरने से मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस टीम और अन्य राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बिल्डिंग का मलबा हटाने में जुटे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा दिया गया है। ये घटना सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट नगर में भारी बारिश के बाद हर मिलाप टावर का बायां हिस्सा ढह गया। फिलहाल एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की टीम द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जो ढहे हुए हिस्से में घुसने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अंदर फंसे अन्य लोगों को बचाने के लिए अभियान तेज भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगल बगल की भी 2 बिल्डिंग इस बिल्डिंग के साथ गिरी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला है और अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। देर रात रेस्क्यू ये घटना हुई, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एनडीआरएफ टीम और फायर की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है लगातार। सपा सांसद आर चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर डीएम, एडीजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, ताकि जो लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। बता दें कि अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दिन में ये बिल्डिंग गिरी और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बिल्डिंग गिरी उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना है, जहां इस हादसे में एक ट्रक भी इस घटना का शिकार हुआ। हालांकि ट्रक चालक की जान बच गई है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डीएम, एडीजी, एसटीएफ, एसीपी, एसडीएम मौके पर मौजूद हैं और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू लगातार जारी किए हुए है, ताकि अभी भी जो लोग मलबे में फंसे हों उनको बाहर निकाला जा सके। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चलिए बढ़ते आगे खबरों में और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी है। 8 सितंबर को डलास में रहेंगे राहुल गांधी। 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से करेंगे बातचीत। भारतीय समुदाय के लोगों से टेक्सास में करेंगे बातचीत। सामुदायिक सभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी की कई टेक्नोक्रेट से करेंगे चर्चा। डलास के नेताओं के साथ डिनर भी करते नजर आएंगे।
9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में थिंक टैंक से करेंगे बातचीत। नेशनल प्रेस क्लब और अन्य के साथ भी बातचीत करते नजर आएंगे राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के दौरे की दी जानकारी। 8 सितंबर को डलास में रहेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और कल 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे राहुल। डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत करते नजर आएंगे राहुल गांधी। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से टेक्सास में करेंगे बातचीत। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज से 3 दिवसीय दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, राहुल गांधी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा आज से शुरू हो रहा है। क्या कुछ खास मायने इस दौरे के, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से उनका ये पहला विदेशी दौरा है। अखिलेश जी। राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय दौरे पर विदेश में हैं। राहुल गांधी आज से उनका अमेरिकी दौरा शुरू हो रहा है। राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान 2 बड़े शहरों में जाएंगे। एक तो उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी में रखा गया है, तो वहीं दूसरा कार्यक्रम उनका टेक्सास यानी डलास में रखा गया है। राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान पूरी जानकारी कांग्रेस ओवरसीज के सैम पित्रोदा की तरफ से बताया गया है कि राहुल गांधी 3 दिन जब अमेरिकी दौरे पर रहेंगे तो क्या क्या उनका कार्यक्रम हो गया। पहला कार्यक्रम ये बताया गया है कि राहुल गांधी जब डलास पहुंचेंगे कि तो वहाँ के शहर टेक्सास में छात्रों के साथ कार्यक्रम रखा गया है, बुद्धिजीवियों के साथ कार्यक्रम रखा गया, भारतीय समाज के साथ चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ वहाँ की यूनिवर्सिटी में शिक्षाविदों के साथ बात करेंगे, शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। एजुकेशनल चीजों पर आज राहुल गांधी का व्याख्यान टेक्सास में होने वाला है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी यहाँ टेक्सास और डलास की यात्रा के बाद डीसी वाशिंगटन जाएंगे। डीसी वाशिंगटन में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भारतीय समाज की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ टेक्नोक्रेट के साथ फ्यूचर की चीजों को लेकर राहुल गांधी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ वहां के बुद्धिजीवी और जो सामाजिक लोग हैं वो भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ एक डिनर की व्यवस्था भी राहुल गांधी की गई। इन तमाम जानकारियों के साथ ही साथ ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा की तरफ से ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर पहुंच रहे हैं, उसके लिए वो बहुत उत्साहित हैं। भारत समाज जो भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं वो बहुत उत्साहित हैं और राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। और भारत की जो दिशा और दशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय है, उन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी आज भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे हुए उनके साथ चर्चा परिचर्चा के साथ डिनर और डिप्लोमेसी तमाम तरह की आज चर्चाएं करेंगे। जी अखिलेश जी, पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले, क्योंकि पीएम मोदी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम में इसी महीने न्यूयॉर्क जा सकते हैं और इससे ठीक पहले अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी। तो पिछली बार भी जब हमने देखा था, इससे पहले भी 2023 में जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तब वो मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए थे और इसी कारण को लेकर वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे थे। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, आप एक खास तौर से देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी दौरा हो और राहुल गांधी बतौर कांग्रेस नेता के तौर पर विदेशी दौरा है। लगभग मैं मान के चलता हूं और लगभग मीडिया से लेकर सभी राजनीतिक दलों में इस तरह का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनता है कि लगभग प्रधानमंत्री की दौरे की तरह ही राहुल गांधी के दौरे को भी तवज्जो मिलता है। सबकी नजर उसी तरह से रहती है जैसे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे होते हैं, तो दोनों के दौरों पर दौड़ता है। अब खास बात है कि प्रधानमंत्री को आगामी दिनों में अमेरिकी दौरे पर जाना है। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी अब जो जा रहे हैं, उससे पहले राहुल गांधी क्या ऐसी कोई बयानबाजी करते हैं या राहुल गांधी के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट भारत सरकार पर, भारत से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं पर,
भारत सरकार से जुड़े हुए तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, इसके साथ ही साथ मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी और संघ को भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर भी नजर रखनी होगी कि राहुल गांधी उस पर भी क्या कुछ बोलते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रहेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, साथ ही साथ भारत के अंदर जो आज ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों पर, साथ ही साथ राजनीतिक उठापटक को, तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी को कोई अगर ऐसा बयान बड़ा आता है तो अमेरिका पर दौरे पर भले ही राहुल गांधी रहे, लेकिन वो चर्चा का विषय और चर्चा की डिबेट यहाँ पर होगी। जी अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां आज से 3 दिवसीय दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे। इस दौरान वो भारतीय समुदाय के लोगों से टेक्सास में बातचीत करते भी नजर आएंगे। देश की बात में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधा रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज आएंगे भारत। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे प्रिंस शेख खालिद बिन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम से करेंगे बातचीत। भारत के साथ हो सकते हैं कई बड़े द्विपक्षीय समझौते। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे प्रिंस शेख खालिद बिन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम से करेंगे बातचीत। भारत के साथ हो सकते हैं कई बड़े द्विपक्षीय समझौते। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे प्रिंस। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी से करेंगे बातचीत और बातचीत के दौरान भारत के साथ हो सकते हैं कई बड़े द्विपक्षीय समझौते। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी के साथ बातचीत करते नजर आएंगे और इस दौरान भारत के साथ हो सकते हैं कई बड़े द्विपक्षीय समझौते। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे प्रिंस। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी से करेंगे बातचीत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 2 दिवसीय यात्रा पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या बातचीत होगी पीएम मोदी के साथ? देखिए, आज से 2 दिवसीय दौरे पर आपको अबू धाबी के प्रिंस शेख विल मोहम्मद बिन आयद अल रेहान आज दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका भारत का 2 दिवसीय दौरा है। अबू धाबी के प्रिंस 2 दिन के अंदर दिल्ली के कार्यक्रम है, कुछ उनके मुंबई के कार्यक्रम है। आज सबसे पहले दिन के कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए तो अबू धाबी के प्रिंस आज जब भारत में पहुंचेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कई द्विपक्षीय मामलों पर एक दूसरे देशों के साथ समझौता होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक समझौते, जलवायु परिवर्तन, साइंस टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। और इसके साथ ही साथ अबू धाबी के तरफ से प्रिंस शेख के साथ आने वाले एक टीम के तरफ से भी भारतीय अधिकारियों के साथ मुलाकात होगी, जिस दौरान कुछ जो समझौते होंगे उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अबू धाबी के प्रिंस का कल का कार्यक्रम रखते हैं कि कल सुबह वो दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि पर जाएंगे, वहां उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद दूसरा अहम कार्यक्रम अबू धाबी के प्रिंस क्राउन का मुंबई में रखा गया है। वहां पर एक बिजनेस बड़ी मीट हो रही है, देश के जाने माने बिजनेस लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो अबू धाबी के प्रिंस कल मुंबई जाएंगे, मुंबई की बिजनेस मीट में शामिल होंगे और बिजनेस मीट में शामिल होने के बाद अबू धाबी रवाना हो जाएंगे। तो जी, इस लिहाज से देखा जाए कि पश्चिमी देशों में जो आजकल लगातार तनाव बढ़ रहा है, उन तमामों तनाव के बीच भी प्रधानमंत्री के न्योते पर अबू धाबी के प्रिंस भारत आज पहुंच रहे हैं और उनकी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ चर्चाएं होंगी, समझौते होंगे, राजनीतिक और सामाजिक और रणनीतिक विषयों पर चर्चा के बाद कई समझौते भी होने की उम्मीद है। अखिलेश जी, हम ये भी चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इस बातचीत के बाद, इस बैठक के बाद क्या बड़े फैक्ट निकलकर सामने आएंगे? अखिलेश जी, देखिए जो अबू धाबी के साथ भारत के जो संबंध है और पुराने संबंधों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा है व्यापारिक समझौता। भारत अबू धाबी के साथ दोनों देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में काफी बड़ा कारोबार करते हैं, तो दोनों देश चाहते हैं कि भारत और अबू धाबी के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार बढ़े, यानी व्यावसायिक रिश्ते और मजबूत हो पहले की अपेक्षा। उस दिशा में कुछ समझौते होंगे। इसके साथ साथ है कि जो पश्चिमी देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो भारत और अबू धाबी के बीच इस तरह के समझौते किए जाएं कि पश्चिमी देशों के बीच में तनाव होता है तो उस दौरान भारत और अबू धाबी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ खड़े होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते नजर आएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर भी दो पक्षीय और रणनीतिक समझौते होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बिजनेस मीट हो रही है, उस बिजनेस मीट के दौरान अबू धाबी के प्रिंस मुंबई की बिजनेस मीट में जिसमें भारत के तमाम बड़े बिजनेस लीडर शामिल हो रहे हैं, उस दौरान वो क्या ऐलान कर सकते हैं, क्या भारत के साथ नए संबंधों की नई उड़ान देने के लिए इस बिजनेस मीट में कोई बड़ा ऐलान करते हैं, या फिर भारत और अबू धाबी के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें कोई जो पॉलिसीज है उनमें कोई बड़ी बिजनेस लीडर्स को ऐलान के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आपको बिजनेस करने के रास्ते खुले हैं, आप धड़ल्ले से बिजनेस कर सकते हैं, हम आपको इन चीजों पर राहत देंगे, आपको टैक्सों पर छूट देंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर जब मुंबई की बिजनेस लीडर्स के साथ वो आज बिजनेस मीट में जब कल जी अबू धाबी के प्रिंस क्राउन शामिल होंगे तो जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे राजधानी दिल्ली से, जहां अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और रुक कर लेते हैं खबरों का। और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अहम बैठक, गठबंधन को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक। बावरिया राघव चड्ढा के बीच हुई मुलाकात। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सार्थक दिशा में चल रही है चर्चा, सीटों के चयन पर भी हो रही है चर्चा, गठबंधन को लेकर स्पष्ट होगी स्थिति। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। सुरजेवाला शैलजा की उम्मीदवारी पर बोले दीपक बावरिया, हाईकमान से इजाजत मिली तो टिकट मिलेगी, सांसदों को हाईकमान से लेनी होगी परमिशन। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई, गठबंधन को लेकर स्पष्ट होगी स्थिति। इसके बाद दीपक बावरिया का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सांसदों को हाई कमान से लेनी होगी परमिशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अहम बैठक, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से खबरें हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अखिलेश जी, अपनी पार्टी एक ही चीज चाहती है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, तो इसी दिशा में दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस से चाहती है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन इसलिए हो जाए क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी 90 सीटों पर का
कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा, आम आदमी पार्टी को फायदा भले ही कम हो और उनके कैंडिडेट जीते या ना जीते इस पर भी संशय बरकरार है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वोट कटवा पार्टी के तौर पर अगर कहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में साबित हुई तो भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा फायदा होगा। इसीलिए बार बार कांग्रेस चाहती है कि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी मान जाए और 5 सीटों को लेकर वो आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़े ताकि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को वहां हरा सके। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से करीब 15 सीटें, अब 10 सीटें मांगी जा रहे हैं और उनमें तमाम ऐसी सीटें हैं जैसे जींद के मांग रहे हैं, करनाल की मांग रहे हैं। ऐसी कुछ बड़ी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। उन सीटों को आम आदमी पार्टी के द्वारा मांगा जाना कांग्रेस के लिए एक दिक्कत की बात बन रही है। इसीलिए गठबंधन होने की स्थितियां बनती हैं तो फिर बिगड़ जाती हैं। तो अब ये कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ ही साथ कुछ और नेताओं की जो मीटिंग हुई उसमें यही एक दूसरे के साथ सहमति बनाने की कोशिश की गई कि 4 से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ ले और उन सीटों पर अपने दावेदारी छोड़ दे जिन सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या पहले लड़ चुके हैं या पहले जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी उन सीटों पर अपना दावा करे, उन सीटों पर अपनी तैयारी करे और चुनाव मैदान में जाए कांग्रेस के साथ जहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं। तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है कि क्या चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां एक साथ उतरेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं जहां कांग्रेस की सूची पर अनिल विज का तंज। कांग्रेस ने दागियों को टिकट दिया, अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। मामन खान पर नूह हिंसा, क्या आप लगे हैं? बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अंबाला से। सुरेंद्र पवार जेल में तो हुड्डा पर कैसे चल रहे हैं, ये अनिल विज की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। चुनावी नतीजे कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, बड़ी जानकारी आपको अंबाला से बता रहे हैं जहां अनिल विज की तरफ से तमाम बातें कही गई, तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कांग्रेस की सूची पर अनिल विज का तंज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दागियों को टिकट दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि चुनावी नतीजे कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने दागियों को टिकट दिया है। और अब खबर आपको पंचकुला से बता रहे हैं जहां बीजेपी के चुनाव कार्यालय का आज होगा उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद होंगे शामिल। कार्यालय का उद्घाटन हवन यज्ञ के साथ रहेगा। विधानसभा स्पीकर ध्यानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शामिल होंगे। साथ ही कार्यालय का उद्घाटन हवन यज्ञ के साथ रहेगा। विधानसभा स्पीकर ध्यानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको पंचकुला से बता रहे हैं जहां बीजेपी के चुनाव कार्यालय का आज होगा उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शामिल होंगे।
और अब खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बलौली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने बातचीत जारी रहेगी, अपने नेताओं की नाराजगी दूर करेगी भाजपा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी की नाराजगी बातचीत के जरिए दूर करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा को लूट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पोस्ट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, नेताओं को ऐसे ना रुलाया जाए, समाज सेवा का मौका दिलाया जाए। पोर्टल सरकार से मेरा निवेदन है, एक इस्तीफा पोर्टल भी बनाया जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पोस्ट। वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधा खबर आपको यूपी के कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां 7 साल की मासूम से बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म। बच्ची की आवाज सुनकर राहगीरों ने बुजुर्ग को पकड़ा। घर से गायब बच्ची को ढूंढ रहे परिजन मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस ने उग्र भीड़ से बुजुर्ग को बचाया। पूर्व ग्राम प्रधान का भाई बताया जा रहा आरोपी बुजुर्ग। गड्ढा थाना क्षेत्र के गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आरोपी बुजुर्ग को भीड़ मारती हुई नजर आ रही है। और गड्ढा थाना क्षेत्र के गांव की घटना है ये, जहां 7 साल की मासूम से बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म। के ग्राम चतुर छपरा में एक 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी व्यक्ति करीमुल्ला सनाफ रज्जाक उम्री करीब 60 वर्ष को हिरासत पुलिस में लिया गया। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कराकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। सर, हमारे बच्ची को हमारे दरवाजे से लेकर गया है झाड़ी में, और नहर पे झाड़ी में लेकर गया था बलात्कार करने के लिए। वो मुड़ी में था। उसके बाद वो उसका भाई प्रधान है। प्रधान बोल रहा है तो फ़ोन करके बोलते जो है कि आपको अगर कोई भी अगर कार्रवाई किए तुमको जान से मरवा देंगे हम। सर, वैसा व्यक्ति को जो है कि घर ढलवा दीजिए और उसको सब फांसी की सजा सुनवाइए। है
रुक करते हैं अगली खबर का और अब खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। किराए का मकान दिखाने के बहाने युवकों ने किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार। परिजनों को बंद मकान में अर्धनग्न हालत में मिली युवती। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना लोहिया नगर क्षेत्र का मामला आपको खबर मेरठ से बता रहे हैं, जहां परिजनों को बंद मकान में अर्धनग्न हालत में मिली युवती। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना लोहिया नगर क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। किराए का मकान दिखाने के बहाने युवकों ने किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। घर से गायब थी, हम ढूंढने निकले तो वहाँ पे बेहोश पड़ी थी बंद मकान। अच्छा, कौन लोग हैं वो, किन लोगों ने ये गलत हरकत करी है क्या? मोहल्ले में ही। क्या क्या नाम है, कुछ मालूम है आपको? तालिब नाम है और बाकी का पता नहीं। कितने लोग थे लगभग? 4 से 5 जने बस। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? पता नहीं है, पता नहीं। तो कोई कंप्लेंट वगैरह कराई थी आपने? हाँ, कंप्लेन तो। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तो साथ में ही अभी। अच्छा, बच्ची कितने साल की है? कुछ 15 साल। क्या स्थिति है बच्ची की? सीरियस है अभी तो सीरियस। और अब बात कर लेते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर जिले में स्कूल से घर जा रही छात्रा का रास्ता रोककर शौहदे छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की, जिससे छात्रा बेहोश हो गई। छात्रा के परिजनों को सूचना मिलने पर उसे नजदीकी सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से छात्रा को उरई रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से राहगीरों ने 2 शौहदों को दौड़ाकर पकड़ लिया। छात्रा के पिता ने थाने में तहरीर दी है। श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, थाना मझगवा, जनपद हमीरपुर के द्वारा थाने में आकर बताया गया कि उनकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष, जो कक्षा 12वीं की छात्र है, विद्यालय से पढ़कर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में 2 युवक, जिनका नाम शिवम पुत्र राजेंद्र लोधी एज 18 वर्ष व एक अन्य जिसकी उम्र 17 वर्ष है, निवासीगढ़ नौरंगा, थाना मझगवा के द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी की गई। लड़की द्वारा विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़िता को सीएचसी नौरंगा ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य थी, लेकिन बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। आवेदक से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। हम मझगवा के रहने वाले हैं। हम नौरंगा पढ़ाई करने आते हैं। हमारी छुट्टी के टाइम हम साइकिल लेके निकले थे, तो गली में मतलब उधरी गांव के अंदर 2 लड़के थे। एक लड़का हमारी क्लास 11th का था, हम 12th में पढ़ते हैं। वो लड़का पीछे था और एक लड़का पता नहीं कहाँ का था उसका घर उधरी, और वो उसने आवाज़ दी। हम साइकिल चला रहे थे, पहले मैंने सुना नहीं, दोबारा उसने दी, मैंने सुना तो वो कह रहा इसको, तो मैंने कहा हाँ भैया क्या काम है, तो वो बोला मुझे घर जाके तुम कॉल करना। मैंने कहा भैया तुम हो कौन और कहाँ से हो और क्या करना है कॉल, मैं नहीं लगाऊंगी। तो उसने मुझे धमकाया कि कॉल नहीं लगाओगे तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, ये खबर सामने आ रही है, छात्रा स्कूल से घर वापस जा रही थी, पहले तो क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? सिद्धार्थ, 12वीं की छात्रा जब स्कूल से घर वापस जा रही थी, उसी वक्त रास्ते में 2 सौदे अचानक उसके
पास आकर उसे छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, जिस पर जो छात्रा है वो दोनों सौदों से विरोध करती है। जिस विरोध से दोनों सुहदे जो हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं, आक्रोशित होकर उसके साथ डंडों से मारपीट करते हैं, जिस पर जो छात्रा है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। घटना स्थल पे मौजूद लोग उस दोनों सौदों को पकड़ लेते हैं, पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि जो पास खड़ी घटना स्थल पे मौजूद लोग हैं, उन्होंने जो ऐसे ही दोनों सौदों को दौड़कर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही सौदों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी जी बिल्कुल। और वो जो छात्रा है उसकी उम्र कितनी है, परिजनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा है वो महज 17 वर्षीय छात्रा है, जो अपने विद्यालय से घर लौट रही थी। बात करें उनके परिजनों से बातचीत करने के दौरान जो पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी जो बच्ची है वो जिस वक्त स्कूल से घर वापस आ रही थी, उस दौरान दो सौदों ने उसे रोड पर रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जिस पर जो पीड़िता छात्रा उसने विरोध जताया। विरोध जताने के बाद ये दोनों सौदे हैं वो आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद उन दोनों सौदों ने उसके साथ डंडों से मारपीट करी, जिससे जो छात्रा है उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई, जिस चोट से वो जमीन पर गिर पड़ी। जो आसपास लोग घटनास्थल में मौजूद थे, उन्होंने उस छात्रा को उठाया, नजदीकी अस्पताल ले गए और कुछ लोगों ने दौड़कर जो दोनों आरोपी सौदे हैं उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी परिजनों को होती है, वो नजदीकी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर जो छात्रा है उसे प्राथमिक उपचार देकर उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। जी सिद्धार्थ, और कुछ इसी तरीके की तस्वीर अभी मेरठ से भी सामने आई थी, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ से जो खबर आई नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है, पहले तो क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए तन्वी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से किशोरी के साथ घिनौनी वारदात की गई थी और उसके बाद हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, इसी तरह का मामला मेरठ में देर शाम सामने आया है। बाकायदा एक 16 वर्षीय जो किशोरी थी उसको घर से अगवा किया गया, बाकायदा एक किराए का मकान दिखाने के बहाने उसको एक बंद मकान में लेकर गए और वहाँ उसके साथ घिनौनी जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। बताया गया है कि 4 से 5 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद जो युवती जो किशोरी थी वो बेहोश हो गई, उसे वही बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। जब परिजन ढूंढते हुए बंद मकान में पहुंचे तो उन्हें पूरे हत्या जो वारदात की जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जो पीड़िता है जिंदगी और मौत से जूझ रही है, वहाँ पर उसका उपचार किया जा रहा है और जो आरोपी है गैंगरेप के वो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखिए पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की जो वारदात है गैंगरेप की वो सामने आई थी, वो मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और उसके बाद फिर मेरठ में इसी तरह की वारदात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले लोग हैं, जिस तरह की मंशा रखने वाले लोग हैं, उनकी जो मंशा है वो किस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, उन पर रोक नहीं लग पा रही है, जबकि लगातार इस तरह की घटनाएं करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो अब देखिए मेरठ में इस तरह की वारदात हुई है, हालांकि पुलिस जो है जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के दावे जो है वो कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस खाली हाथ है। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर जो गैंगरेप की वारदात थी उसको अंजाम दिया गया और अभी फिलहाल जो पीड़िता है वो जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। परिजनों द्वारा एक नामजद और 3-4 अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब धरपकड़ के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल राजू, हम ये भी जानना चाहेंगे नाबालिग बच्ची की उम्र क्या थी और क्या वो बच्ची इन आरोपियों को पहले से जानती थी, क्योंकि वो इनके साथ क्यों गई वहां पर, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए तन्वी, जो नाबालिग बच्ची बताई गई है किशोरी, उसकी उम्र 15 से 16 वर्ष बताई गई है और जो आरोपी बताए गए हैं वो घर के पास में ही रहने वाले थे। जो किशोरी है वो अपनी माता और भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी और सिलाई सीखने के लिए घर से निकली थी। बताया गया है कि सिलाई सीखने के बाद जैसे ही वो लौट कर वापस आई तो वहीं जो पास में ही रहने वाला एक युवक था, तालिब जिसका नाम बताया गया है, वो किराए का मकान दिखाने के बहाने उस किशोरी को पास में ही एक जो बंद मकान था वहां पर लेकर गया बाकायदा और फिर वहां पर अपने 3 से 4 जो अन्य उसके दोस्त थे उनको बुलाया और उसके साथ किशोरी की गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
जब तक किशोरी बेहोश नहीं हुई तब तक उसके साथ हैवानियत की गई और बेहोश होने के बाद उसको वहीं पर छोड़कर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। जब शाम हुई तो परिजन उसे ढूंढने निकले घर से और पास के ही मकान में एक बदहवास हालत में वहां पर पड़ी मिली और नंग अवस्था में वो बरामद हुई। उसके बाद जो परिजन थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जो पीड़िता थी उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर फिलहाल उसका उपचार चल रहा है और दिन की और मौत से जूझ रही है। पीड़िता के भाई ने थाने में लिखित शिकायत दी है। एक व्यक्ति और 3-4 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तन्वी यही है कि हैवानियत की जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, मेरठ की हो या हमीरपुर या फिर कुशीनगर की बात हो। लगातार इस तरह की जो वारदात है, घटनाएं हैं, वो सामने आते हुए दिख रही है। बिल्कुल राजू, और सवाल अभी भी ये खड़ा हुआ है, कब तक प्रशासन की तरफ से इनकी गिरफ्तारी की जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के जो एसपी सिटी है आयुष विक्रम सिंह, उन्होंने बताया है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम लगाई गई है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां सिद्धार्थनगर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई और मेरठ से भी, यूपी के मेरठ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है और अम्बेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी दौरे पर रहेंगे। 13 अरब से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रोजगार मिशन के तहत अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं। 5000 छात्र छात्राओं को सीएम बांटेंगे टैबलेट। कटेहरी विधानसभा के हीड़ी पकड़िया गांव में कार्यक्रम है और जनसभा के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी चीनी मिल के सभापति डॉक्टर वीके सिंह द्वारा द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज का वृहद निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने सबसे पहले चीनी मिल पेराई सत्र 2024-25 के संचालन हेतु चल रहे मशीनरी के मरम्मत कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। मशीनरी कार्य के निरीक्षण के दौरान नवीन पेराई सत्र के संचालन हेतु छुटपुट कमियां छोड़कर सभी मशीनरी चुस्त दुरुस्त पाए जाने पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने भारी प्रसन्नता व्यक्त की। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए छुटपुट कमियां तत्काल ही दुरुस्त कर समय से मिल का नवीन सत्र चालू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के साथ एसडीएम रविंद्र सिंह, जिला गन्नाधिकारी सुधीर गुप्ता, चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह, मुख्य लेखाकार मेबालाल पासी, आसवनी प्रबंधक अजीत सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अशोक कुमार व मुख्य गन्नाधिकारी प्रमोद यादव सहित चीनी मिल के अधिकांश अधिकारीगण मौजूद रहे।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।